हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरंभ। हम लोग बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। जो हमने पहला बायोमोलिक्यूल स्टडी कर लिया था वो था अमाइनो एसिड। अगर आपने अमाइनो एसिड की वीडियो देखी है और आपको कोई भी डाउट है तो आप रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेकेंड जो बायोमोलिक्यूल जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्वीट मिस्ट्री ऑफ लाइफ भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यूजुअली स्वीटर होते हैं टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट होते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स स्वीटर होते हैं और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स स्वीटर नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन से। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया जाता था, या फिर आपने ये डेफिनेशन सुनी होगी कि ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ वाटर प्रेजेंट है। यूजुअली कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है सेम होता है। मान लो अगर एक ऑक्सीजन है तो उसके बदले में दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो ऑक्सीजन है तो उसके बदले में चार हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वे में ये डिफाइन की गई थी। लेकिन जो इसमें जो दिक्कत आई वो यहाँ पे आई कि जैसे कि जो एसिटिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, उनके फॉर्मूले में भी सेम ये चीज़ देखने को मिली कि उनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हाइड्रेट वाले यानी वाटर वाले रेशियो में प्रेजेंट है, लेकिन वो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। और एक और केस ये देखने को मिला कि जो डीएनए है इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, यानी कि जो राइबोस शुगर है उसकी जो सेकंड कार्बन है उसमें से ओ रिमूव हो गया फ्रॉम ओ एच। तो उस वजह से क्या हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेशियो में जो ये वाला रेशियो है ये डिसबैलेंस हो गया कि ना तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट सेम रेशियो रहा और ये जो ऑक्सीजन का बिल्कुल एग्जैक्ट डबल हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट रहा। ठीक है, जैसे कि जो ये राइबोज है ये 5 कार्बन शुगर होती है तो इस फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इसका जो रेशियो होता है वो हो जाता है C5H10 और ओ रह जाती है इसमें 4 क्योंकि एक ऑक्सीजन रिमूव्ड होगी। तो ये डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला है। तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। एग्जैक्टली इसकी H2O वाला फॉर्म में तो ये है ही नहीं। तो इसलिए क्या ये डीऑक्सीराइबोस एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है, यस ऑब्वियसली। तो ये जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली डेफिनेशन है इसलिए ये अब वैलिड नहीं है, ये एक इसकी ओल्ड डेफिनेशन है। इसके दो रीज़न है कि एक तो जो एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन उनमें फिर भी हाइड्रेट वाला रेशियो देखने को मिलता है कार्बन के साथ। और जो डीएनए है वो एक डीएनए की जो शुगर है डीऑक्सीराइबोस वो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो ये रूल फॉलो नहीं करता हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाला। तो अब इसकी जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई आपको बोले कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कार्बोहाइड्रेट्स आर पोली हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड और कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड है जो जिनके पास आइदर एल्डेहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोनिक ग्रुप हो और साथ में क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो भी पोली, एक से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपलेस्ट शुगर ले लेते हैं हम 3 कार्बन वाली। मैंने 3 कार्बन वाली शुगर क्यों बोला, मैंने 2 कार्बन या 1 कार्बन क्यों नहीं बोला? क्योंकि इस डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके पास क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। यानी कि मान लो एक कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, मैंने यहाँ पे ले लिया है एल्डिहाइड, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। जो सेकंड कार्बन है उसके पास होगा एक OH, बाकी इसको बैलेंस कर दो। अब देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एल्डिहाइड या कीटोन में से एक चीज़ होनी चाहिए, तो इसके पास एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सिल, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे कहीं एक से ज़्यादा पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप है नहीं, तो इसलिए कभी भी हमें 2 कार्बन या 1 कार्बन की शुगर नहीं देखने को मिलती। हमेशा जो सिंपलेस्ट शुगर होती है वो कितने कार्बन की होती है, 3 कार्बन की, 3 कार्बन शुगर। चलो एक 3 कार्बन शुगर बनाए, सिंपल 3 कार्बन लिख लो, लिख लिए।
एल्डिहाइड वाले बनाते हो तो एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दो, एक एक OH दे दो इन्हें, बाकी जो इनकी वैलेंसी बच गई वो H से सेटिस्फाई कर दो। ये हमारी शुगर बन गई सिंपलेस्ट। 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें OH होते हैं उसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। एक एल्डिहाइड यहाँ अटैच हो गया तो ग्लिसरॉल प्लस एल्डिहाइड बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड, जो कि एक 3 कार्बन एल्डिहाइड शुगर है। पहले इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं इनके वो देख लेंगे और साथ के साथ उनकी स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है? ऑन बेसिस ऑफ कि वी हाइड्रोलिसिस पे कितनी कंपाउंड या कितनी शुगर ये डोनेट निकालेंगे अपने अंदर से, इस बेसिस पे हम इसकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो पहले होते हैं वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स का मतलब होता है स्वीट। तो जो एक स्वीट यानी कि एक शुगर निकालें ऑन हाइड्रोलिसिस तो वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स। डायासैकेराइड्स जो 2 शुगर रिलीज करें। ओलिगो में आते हैं 2 to 10 शुगर यूनिट्स जो रिलीज करें। ठीक है, और जो 10 से ज़्यादा रिलीज करें उन्हें बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। यूजुअली यही दोनों स्वीटर होते हैं, बाकी ये स्वीटर साइड पे नहीं होते, बाकी हम आगे देखेंगे, आपको आगे पता चलता रहेगा। खुद आप शुगर का नाम भी बताओगे, उसका फॉर्मूला भी लिखोगे, उसकी स्ट्रक्चर भी बनाओगे, क्योंकि ये इतना सिंपल है। बस आपको सिंपल सिंपल बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम जिन शुगर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स बेसिकली सिंपलेस्ट शुगर है। ये लीनियर फॉर्म में भी मिलती हैं एंड साइक्लिक में भी मिलती हैं। ये रिड्यूसिंग होती है नेचर में। रिड्यूसिंग नेचर, और वैसे ये स्वीटर होती हैं। ठीक है, स्वीटर इन टेस्ट होती है कौन सी? मोनोसैकेराइड्स। आप आगे देखोगे कि इसका जो स्वीटर का रिलेशन है वो इसकी वजह से भी है। ठीक है, क्योंकि जो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है ना, वो इसको रिड्यूसिंग बनाता है, और उसी की वजह से इस OH की ग्रुप की वजह से ये स्वीटर साइड पे होती है। अब देखो जो इसका रिड्यूसिंग नेचर है वो किस वजह से अपने लिए हेल्पफुल है? वो इस वजह से है कि जैसे मान लो किसी बंदे को शुगर है, डायबिटीज़ है, उसका चेक करना है हमें उसको भी डायबिटीज़ है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो हम उसका क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन का सैंपल ले लेंगे, और एक बहुत ही फेमस टेस्ट है जिसे बोलते हैं बेनेडिक्ट्स टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो कॉपर आयंस हैं 2 पॉजिटिव, वो ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर कॉपर प्लस आयन में चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? शुगर के रिड्यूसिंग नेचर की वजह से। तो कलरलेस सॉल्यूशन को ये दे देते हैं कलर। ठीक है, तो मान लो किसी बंदे को डायबिटीज़ है, मैंने उसका यूरिन लिया, उसका यूरिन लेके मैंने टेस्ट किया, कौन सा? बेनेडिक्ट्स टेस्ट किया। तो जो शुगर अगर उसमें प्रेजेंट है उसके यूरिन में, तो उसका नेचर कैसा है? रिड्यूसिंग नेचर है। तो वो क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को कॉपर प्लस आयन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में क्या आएगा? कलर। अगर कलर आया तो इसका मतलब ये था कि उस बंदे के यूरिन में शुगर प्रेजेंट थी, यानी कि दैट पर्सन जिसका यूरिन मैंने कलेक्ट किया वो डायबिटिक है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। कैसे टेस्ट किया मैंने कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में। रिड्यूसिंग किसकी वजह से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। जब मैंने उनका यूरिन सैंपल लिया, बेनेडिक्ट्स टेस्ट किया, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव में, तो कलरलेस सॉल्यूशन कलर में, जिस वजह से मुझे पता चल गया कि उस बंदे के यूरिन में शुगर प्रेजेंट है। अगर किसी बंदे के यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर आ रही है तो 100% दैट पर्सन इज डायबिटिक। ठीक है,
चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स है इसका आगे हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन आगे पहले तो उसको नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर लो, और उसमें भी दो टाइप के हो जाते हैं, एक होते हैं एल्डोज और एक होता है कीटोज। मोनोसैकेराइड आया, उसको मैंने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे है। फिर आगे वो सॉरी 2 तो होता ही नहीं, तो 3 है, 4 है, जैसे है। 3 मान लो 3 कार्बन एटम है, तो वो आगे या एल्डोज है या कीटोज है। एल्डोज यानी कि उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटोज यानी कि उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। यूजली फॉर्मूला तो आपको ऐसे ही लिखना है, ओके। भाई जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे ऑलमोस्ट ऑक्सीजन सेम होते हैं और हाइड्रोजन उसका इस रेशियो में होता है। डेफिनेशन ओल्ड है क्योंकि वो कभी कभी वैलिड नहीं होती, लेकिन जो न्यू डेफिनेशन है वो तो वैलिड है हमेशा के लिए, लेकिन इसका फॉर्मूला तो हम इसी बेसिस पे बनाएंगे। जो एक आधी शुगर है जिसमें एक्सेप्शन आएगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो सबसे पहले बनाते हैं मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन शुगर। फॉर्मूला लिख लो, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। C3 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दी ना, N की वैल्यू 3 रख दी, तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, 3 कार्बन शुगर के लिए। 3 कार्बन शुगर में जो एल्डोज वाली होएगी वो तो होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसकी स्ट्रक्चर हमने ऊपर बना ली थी। अब कीटोज वाली बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है। कीटोज वाली में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोन होगा। 3 कार्बन बनाओ, कीटोन ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे कभी नहीं होता है, हमेशा बीच में आता है, तो ये सेकंड पे मैंने क्या लगा दिया, कीटोन ग्रुप। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दो, इसको दे दो, दोनों के हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, कर दी। बस ये क्या बन गई, ये 3 कार्बन कीटोनिक शुगर है जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। 3 कार्बन कीटोनिक ग्रुप इज नोन एज एसीटोन। बना दी सिंपल, नाम भी याद हो गए। ये दोनों हमें ग्लाइकोलिसिस में जब हम फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से उसे तोड़ते हैं तो उसमें देखने को मिलती है ना, और ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल भी होती है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप का तो फर्क है, एल्डिहाइड और कीटोन का, जो कि इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ओके। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की स्ट्रक्चर आपको बनानी आ गई, बहुत सिंपल है। मान लो अगर 3 कार्बन शुगर लिखी हुई है तो 3 कार्बन बनाओ, अगर एल्डिहाइड है तो फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दो, अगर कीटोज वाली शुगर है तो कीटोनिक ग्रुप लगा दो सेकंड कार्बन पे। बाकी हर कार्बन को आप एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करा दो, और जितनी बाकी वैलेंसी बच गई वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। फॉर्मूला सिंपल इस वे से बन जाएगा। अब हम मोनोसैकेराइड में नेक्स्ट पढ़ेंगे टेट्रोजीज के बारे में। टेट्रोजीज यानी कि 4 कार्बन, इसमें भी एक एल्डिहाइड बनाएंगे, एक कीटोन बनाएंगे। चलो सबसे पहले 4 कार्बन की एक चेन बना लो। एल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन को एल्डिहाइड ग्रुप दे दो, सेम ऐसा यहाँ पे एक और 4 कार्बन की बनाओ, सेकंड कार्बन को कीटोन ग्रुप दे दो, सब बाकी बची हुई कार्बन को क्या दे दो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दिया। बची हुई वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन से, यहाँ एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोज, ये है इरिथ्रुलोज। ध्यान से एक बात नोट करना, जो एल्डिहाइडिक शुगर है अगर उसका जो नेमिंग है वो ओज में एंड होती है, और जो कीटोज शुगर है उसकी नेमिंग यूलोज में एंड होती है। दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या बनेगा, C4H8O4, इसी से बना लेना। कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ऑलमोस्ट सेम रेशियो एंड हाइड्रोजन इन रेशियो विद ऑक्सीजन एज इट इज इन वाटर, ओके। आगे हम बनाएंगे पेंटोज। पहले फॉर्मूला लिख लो, C5H10O5 बनाओ। एक पहले बनाओ एल्डिहाइड वाली, 1 2 3 4 5 एल्डिहाइड ग्रुप, हाइड्रोक्सिल,
बैलेंस द रेस्ट विद हाइड्रोजन एंड अ 5 कार्बन शुगर इज रेडी। इसे हम बोलते हैं राइबोज। एक अब हम बनाएंगे राइबोलोज। राइबोलोज में क्या होएगा, जो सेकंड कार्बन है उसके पास कीटोन ग्रुप, बाकी हाइड्रोजन सेम बैलेंस कर दो, 3 4 5 OH OH OH, इसके पास H, इसके पास H, इसके पास 2H। ओके, इसे बोलेंगे राइबोलोज। दोनों का फॉर्मूला है सेम। जो राइबोज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इसमें FMN में, NAD में, आगे मेटाबॉलिज्म में आप इन सब के बारे में स्टडी करोगे। और जो हमारा एक वायरसेस वगैरह में जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया वगैरह में, दैट इज़ RNA, उसमें भी जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। लेकिन विद इवोल्यूशन क्या हुआ कि जो RNA है वो DNA में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे कि जो ये राइबोज शुगर है इसकी जो सेकंड कार्बन है, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इससे ऑक्सीजन रिमूव्ड, जिस वजह से ये कन्वर्ट होगी किसमें, डीऑक्सीराइबोज में। DNA स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि DNA डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। तो ये जो दो सेकंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, जिसकी वजह से DNA की स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो सकती है। इसलिए ये इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। ओके, डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर हमने पहले बना ली थी, तो एक बार और बना लेते हैं, सेम एज इट इज़। 5 कार्बन कंपाउंड लिखो, फर्स्ट इज एल्डिहाइड, जो सेकंड है यहाँ पे OH की जगह सिर्फ H लिख दो, बाकी सबको OH दे दो। इसका फॉर्मूला बनेगा C5H10, लेकिन O कितनी रह जाएगी इसके पास, 4। अब डेफिनेशन अगर पुरानी मानते तो उसके हिसाब से तो इसमें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाला रेशियो प्रेजेंट नहीं था, तो क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये है, ऑब्वियसली है। क्यों, क्योंकि न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके पास क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होनी चाहिए, वो है, और एल्डिहाइड या कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो भी इसके पास प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इसका फॉर्मूला जो है एक्सेप्शनल है, जो कि है ये C5H10 एंड O4। पेंटोज हमने कर ली, अब हम करेंगे हेक्सोज, यानी 6 कार्बन शुगर। 6 कार्बन में फॉर्मूला लिख लो C6H12O6। ये तो सभी को पता होगा, किसका, बहुत फेमस है ना ये, ग्लूकोज का। 1 इज ग्लूकोज और एक होती है फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज जो है वो है कीटोन। देखो इसमें यूलोज नहीं आया, तो मैंने बोला था ना कि 95% वो आपका वैलिड होगा, लेकिन हर टाइम 100% वैलिड नहीं होगा वो। चलो सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये होगी 6। ठीक है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड OH 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 OH, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, कर दिया। लेकिन ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज की रॉन्ग है, इसमें एक कमी है। जो नेचर ने ऐसा सिलेक्शन किया है कि जो 6 कार्बन की जो भी शुगर होगी, 6 कार्बन की कोई भी ग्लूकोज फ्रक्टोज के अलावा, जो उनकी थर्ड कार्बन होगी उसमें OH का ओरिएंटेशन अपोजिट कर दो, फ्लिप कर दो। ये नेचर ने ही सिलेक्ट किया है इवोल्यूशन के टाइम पे, यानी कि जो OH है वो ऑन लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा, किसमें, तो ऐसे OH प्रेजेंट होगा किसमें, 6 कार्बन शुगर में। बाकी सब स्ट्रक्चर सब सेम रहेगी, सिर्फ जो थर्ड कार्बन है उसकी जो ओरिएंटेशन है उसे फ्लिप कर दो, किसमें, 6 कार्बन में। ये कर देखो मैंने फ्लिप कर दी, तो OH कौन सी साइड प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन का लेफ्ट साइड। ओके, सेम फ्रक्टोज की बनाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6, कीटोनिक OH, थर्ड कार्बन की फ्लिप कर दो, बाकी सब सेम बना दो। ये नेचर ने ही एज इट इज सिलेक्ट किया है। ओके, जो फॉर्मूला है दोनों का सेम ही रहेगा, C6H12 एंड O6। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो थर्ड कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी ओरिएंटेशन फ्लिप है। नेक्स्ट है 7 कार्बन शुगर। ये हम सारी मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पहले तो कार्बन के बेसिस पे कर ली कितने नंबर ऑफ कार्बन है, फिर एल्डिहाइड है कीटोन उस बेसिस पे। जो 7 कार्बन की एल्डिहाइड शुगर है उसे बोलते हैं ग्लूकोहेप्टोज। स्ट्रक्चर आप इन दोनों के मुझे
खुद बना के देखना, अगर ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में बताना, ज़रूर बना के दिखाऊंगी मैं। कीटोन शुगर के लिए है सूडो हेप्टुलोज। देखो ओज आया ना इसमें भी, इसमें यूलोज आया, इसमें ओज आया, तो ये एल्डिहाइड और ये कीटोनिक शुगर। ओके, सिर्फ एक एक बार बना के देखना हर कार्बन, हर मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर, दूसरी बार आपको सच्ची में खुद ही बनाने आ जाएगी। बहुत आसान है, सिंपल, बस फॉर्मूला भी आप खुद ही बना लोगे, नंबर ऑफ कार्बन आपको पता होने चाहिए उसके अंदर। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि एक प्रिज्म से हम लाइट पास आउट करते हैं, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन रखते हैं और उसके अंदर वो बायोमोलिक्यूल रखते हैं जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी होती है। तो ये आइदर टू लेफ्ट और टू राइट इसे रोटेट कर देता है। अगर लेफ्ट तो लीवो रोटेटरी, राइट रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इस बेसिस पे हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पता लगाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए उसका, अब मैंने आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर बना के दे दी और बोला कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बताओ, आप क्या कोई सोल्यूशन लेके बैठे हो बताने के लिए? नहीं, उसके लिए सिंपल क्या बात थी, मैंने बताई थी कि आप उसमें चेक करोगे कि कोई कायरल कार्बन है या नहीं। अगर कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसके चारों के चारों जो ग्रुप है जो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है वो डिफरेंट होते हैं। कि ग्लूकोज में बताओ कायरल कार्बन है या नहीं। देखो पहला कार्बन देखो, नहीं, इसके जो दो ग्रुप हो गए ऑक्सीजन हो गए सेम, तो ये तो नहीं है। इसमें देखो एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक कार्बन ये वाला ग्रुप है CHO वाला, और एक अलग ये वाला ग्रुप है, तो यस ये कायरल है। कायरल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखो इसके भी एक OH है, एक H है, बाकी ये वाला ग्रुप है और बाकी ये वाला, ये भी यस कायरल है। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, लेकिन इसमें देखो दो H आ गए ना, तो ये कायरल नहीं है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट हुए? 1 2 3 4। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन। इरिथ्रोज में कैलकुलेट करो। फर्स्ट तो नहीं है क्योंकि 2 ऑक्सीजन हो गई, ये वाला है, ये वाला भी है, लेकिन ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन होगी। तो इरिथ्रोज में 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। इरिथ्रोलोज जो कि कीटोनिक शुगर, इसमें कैलकुलेट करो। देखो पहले के पास कितनी है? 2, तो ये वाला तो नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम होगी। इसके पास 2 ऑक्सीजन होगी, तो ये वाला भी नहीं है। हाँ इसके अलग है, और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इरिथ्रोलोज में कितनी है? 1 कायरल कार्बन है। ये देखो इसमें 2 हैं एल्डिहाइड वाले में, इसमें 1 है। अब देखो राइबोज में चेक करो, पहले वाला तो नहीं है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, तो कितनी होगी? 3 कायरल कार्बन। राइबोलोज में देखो पहले वाला नहीं है, दूसरे वाला नहीं है, तीसरे वाला है, चौथे वाला है, ये वाला नहीं है, तो इसमें कितनी होगी? 2 कायरल कार्बन। देखो जो एल्डिहाइड में एक फालतू होती है और इसमें एक कम होती है। जैसे कि मैंने ग्लूकोज में कैलकुलेट की थी हमने, कितनी आई थी? 4 कायरल कार्बन। इरिथ्रोज में कितनी आई थी? 2 कायरल कार्बन। और इरिथ्रोलोज में कितनी आई थी? 1 कायरल कार्बन। ओके, तो आपको बस इतना याद रखना है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा कि जो एल्डिहाइडिक शुगर है उसमें तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन छोड़ के जितनी कार्बन बचे, किसमें? एल्डिहाइड वाले में, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कार्बन छोड़ दो, बाकी जितनी कार्बन बचे वो कायरल कार्बन होंगी। और कीटोज में फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट छोड़ के जितनी कार्बन बचेंगी वो कायरल होंगी। और ये वाली कौन सी होती है? ये अकायरल होती हैं। ओके, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट आर ए कायरल, तो कितनी बची? 6 में से 2 गए 4, तो 4 कार्बन कितनी होती है? कायरल। राइबोज है, 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन एल्डिहाइड शुगर है, तो फर्स्ट वाली छोड़ दो, लास्ट वाली छोड़ दो, कितनी छोड़ दी? 2, 5 में से 2 गए, यानी कि 3 कार्बन बची जो कि क्या है? कायरल। और एक कायरल कितनी है? 2 कार्बन। ठीक है। राइबोलोज है,
राइबोलोज। तो ये क्या है, कीटोनिक शुगर है। कीटोनिक में फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो और लास्ट छोड़ दो। ये 5 कार्बन थी, 3 छोड़ दी तो 5 में से 3 कार्बन गए, तो कितनी कायरल कार्बन बची, 2 कायरल कार्बन। जैसे सिंपल है, ग्लूकोहेप्टोज 7 कार्बन एल्डिहाइड शुगर है। फर्स्ट छोड़ दो, लास्ट छोड़ दो, 2 छोड़ दी, 7 में से 2 गए, 5, तो 5 कार्बन कैसी हैं, कायरल। और एक कायरल पूछे तो 2 कार्बन कैसी हैं, एक कायरल। सूडोहेप्टुलोज है, ये 7 कार्बन कीटोनिक शुगर है। तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट छोड़नी है, सेकंड छोड़नी है एंड लास्ट छोड़नी है। कितनी छोड़ दी, 3, तो इसमें 4 कार्बन कैसी बची, कायरल। तो ये सिंपल वे है, जो एल्डिहाइड है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन छोड़ के जितनी कार्बन बच गई वो सारी कायरल, ठीक है। और जो कीटोनिक है उसमें फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट छोड़ दो, बस सिंपल वे है। जैसे कि ग्लिसरैल्डिहाइड की देखो, पहले फटाफट स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 ओ एच ओ एच ओ एच 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 एंड एच, 1 2 3। देखो ग्लिसरैल्डिहाइड एक एल्डिहाइडिक शुगर है। एल्डिहाइडिक में क्या कही थी मैंने, फर्स्ट छोड़ देना, लास्ट छोड़ देना। तो कितनी कायरल कार्बन आनी चाहिए, एक कायरल कार्बन आनी चाहिए। देखो स्ट्रक्चर में चेक कर लो, ये देखो 2 ऑक्सीजन सेम तो ये एक कायरल, इसमें चारों ग्रुप अलग तो ये कायरल, और इसमें ये 2 हाइड्रोजन सेम तो ये एक कायरल। तो कितनी कायरल कार्बन आई, सिर्फ 1, तो 1 कायरल कार्बन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, वन टू थ्री, सॉरी, ओ एच एच डबल बॉन्ड ओ एच एच एंड एच। देखो जो फर्स्ट कार्बन है उसका ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप सेम तो ये एक आयरन, ये 2 ऑक्सीजन तो एक आयरन, इसमें 2 हाइड्रोजन तो एक आयरन। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक कीटोनिक शुगर है जिसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, ऑल आर एक कायरल। फॉर्मूले से देखो, फर्स्ट छोड़नी होती है, सेकंड छोड़नी होती है, लास्ट छोड़नी होती है। कीटोन वाले में फर्स्ट छोड़ दी, सेकंड छोड़ दी, लास्ट छोड़ दी, बची क्या, कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है उसमें जो ये एक इकलौती ऐसी मोनोसैकेराइड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सब कैसी हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। सिर्फ एक ही ऐसी शुगर है जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, सिंपल फॉर्मूला बस ये याद रखना कि एल्डिहाइड में फर्स्ट और लास्ट कार्बन छोड़ के कैलकुलेट कर लेना, जितनी बचेंगी वो सारी कैसी होंगी, कायरल होंगी। और जो कीटोनिक शुगर होगी उसमें आप क्या करना, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट छोड़ देना, बाकी जितनी बचेंगी वो कायरल कार्बन होंगी। ओके, तो ऐसी कौन सी शुगर है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख लेना, बस इसी से आप आगे इसके स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हो। स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2⁻n। n जो होती है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन होती है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज में बताओ, ग्लूकोज में 6 कार्बन एल्डिहाइडिक शुगर, तो ग्लूकोज में फर्स्ट छोड़ दो और लास्ट छोड़ दो, कितनी बची, 4 कायरल कार्बन, तो 2⁴ हो जाएगी। 16 स्टीरियोआइसोमर्स किसके होते हैं, ग्लूकोज के। राइबोलोज के बताओ, राइबोलोज के 5 कार्बन कीटोनिक शुगर, फर्स्ट छोड़ो, सेकंड छोड़ो, लास्ट छोड़ो, 5 में से 3 गए, 2, तो 2 कायरल कार्बन है इसके पास। फॉर्मूला बनाओ 2⁻2 यानी कि 4 इसके स्टीरियोआइसोमर्स। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का बनाओ 2⁻n 2⁻0, जीरो नहीं आएगा, किसी भी चीज़ के पावर 0 होती है तो होता है 1। तो कितनी स्ट्रक्चर स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के, 1। ओके, यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है। और अगर मैं मान लो आपसे कभी भी कोई भी डेफिनेशन पूछे कि ग्लूकोज को डिफाइन करो, तो ऐसे मत करना ये मोनोसैकेराइड है, ये 6 कार्बन, नहीं, सिंपल वे में बोलना इट इज़ अ 6 कार्बन एल्डिहाइड शुगर। एल्डिहाइड क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन इसके वो हैं। और इसमें कितने स्टीरियोआइसोमर्स बन सकते हैं, इसमें कितने कायरल कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड है तो फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के जितनी कार्बन बची वो सब कायरल, ठीक है। और उसी को 2 की पावर में लिख देना, मान लो 4 बची तो 2⁻4, तो
2 की पावर 4 उसके स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। ओके, सिर्फ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ही ऐसी शुगर है जिसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, देखो जो ये हमने अभी पढ़े थे स्टीरियोआइसोमर्स, उस बेसिस पे डी एंड एल पे क्लासीफाई कर दिया था, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। एक ये इस फॉर्म में भी लिखा होता है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, यूँ मत समझना इसी को बड़ा करके लिख दिया सेम। जो डी एंड एल फॉर्म होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। डी एंड एल के वे में इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जो एच और ओ एच की पोजीशन देखनी होती है, किसकी, सेकंड लास्ट कार्बन की। कितने कार्बन की शुगर हो, कुछ हो, चाहे 50 की हो, वैसे 50 की तो क्या मोनोसैकेराइड में, चाहे कितने कार्बन की शुगर हो, चाहे 7 की हो चाहे 5 की हो, तो हमें सिर्फ सेकंड लास्ट कार्बन देखनी है, उसमें एच और ओ एच की पोजीशन देखनी है। अगर ओ एच, जो ओ एच ग्रुप है लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन का, वो कौन सी साइड आ गया, राइट साइड, तो ये है डी। अगर ओ एच किस साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, तो ये है एल फॉर्म, ठीक है। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने बना ली, एल्डिहाइड वाली बना रही हूँ, समझ जाना राइबोज है, ओ एच मैंने ये यहाँ लिख दिया। नेचर में वैसे जब हमने स्ट्रक्चर बनाई थी ओ एच इस साइड प्रेजेंट था, ओ एच 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 खुद बनाई है मैंने ये, देखो मतलब मनगढ़ंत है। जो सेकेंड लास्ट कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, सेकेंड लास्ट यानी कि फोर्थ, इसमें ओ एच की पोजीशन देखो, ओ एच इज ऑन लेफ्ट साइड, तो ये क्या है, ये एल राइबोज है। क्या है, एल राइबोज। देखो एक और बनाते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया एच, ये ओ एच है, ये ओ एच है, ये भी ओ एच, बैलेंस कर दो। सेकेंड लास्ट देखो, सेकेंड लास्ट होगी ये थर्ड वाली, इसमें जो ओ एच है वो राइट साइड है, तो ये क्या है, ये है डी। और 4 कार्बन वाली कौन सी होती है, इरिथ्रोज, तो ये डी इरिथ्रोज है। नेचर में जो सारी शुगर होती हैं वो डी फॉर्म में होती हैं, ठीक है, डी फॉर्म में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें कि जो अरेबिनोज है वो नेचुरली कौन सी फॉर्म में मिलती है, एल फॉर्म में। तो स्मॉल डी स्मॉल एल, टेक्स्टो लीव आपको पता चल गया, कैपिटल डी कैपिटल एल आपको पता चल गया। जो स्मॉल डी स्मॉल एल है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था, और जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है वो हमने कैसे क्लासीफाई किया है, जो लास्ट सेकंड कार्बन है उसमें हम ओ एच और एच की पोजीशन चेक करेंगे। अगर ओ एच लेफ्ट साइड है तो वो एल फॉर्म है, अगर वो राइट साइड है तो वो डी फॉर्म है। नेचर में यूजुअली डी फॉर्म में मिलती है सारी शुगर, सिर्फ और सिर्फ एक शुगर है एल अरेबिनोज जो कि 5 कार्बन शुगर है, वो किस फॉर्म में मिलती है, एल फॉर्म में। ओके, स्टीरियोआइसोमर्स पढ़ लिए, इनैंशियोमर्स पढ़ लिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एपीमर्स। एपीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीमर्स कुछ भी नहीं, सबसे सिंपलेस्ट। एपीमर्स वो कंपाउंड हैं जो एक दूसरे से डिफर करते हैं, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे कायरल कार्बन की, ठीक है, सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन इनका डिफरेंट होता है कायरल कार्बन पे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, एपीमर्स को कैसे डिफाइन किया था कि जो मोनोसैकेराइड डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक कायरल कार्बन पे। ये देखो ये तीनों 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, तीनों एल्डिहाइड है। अब इनमें चेक करो ओरिएंटेशन कहाँ का डिफरेंट है, ये देखो इसकी और इसकी सेकंड फोर्थ पे, और इसकी और इसकी चेक करो, ये होगी फोर्थ पे और इसकी यहाँ पे डिफरेंट। देखो तो पहले इन दोनों को देखो, ये तो आपको पता ही है ग्लूकोज है। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों की
एक ही कायरल कार्बन पे डिफरेंट है, वो क्या है, सेकंड कार्बन पे, तो ये C2 एपिमर हो गए। इन दोनों की चेक करो, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंट है, एक ही कायरल कार्बन, तो ये C4 एपिमर हो गए। ये दोनों आपस में एपिमर नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो इसकी सेकंड की और इसकी सेकंड की भी डिफरेंट है, फोर्थ और फोर्थ की डिफरेंट है, तो दो पोजीशन ऐसी है जिस पे डिफरेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन पे जो डिफरेंट हो वो होते हैं आपस में एपिमर। इसे बोलते हैं मेनोज, ये है गैलेक्टोज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपिमर एट कार्बन 4 एंड मेनोज एंड ग्लूकोज आर एपिमर एट कार्बन 2। ओके, तो एपिमर्स क्या होते हैं, वो मोनोसैकेराइड जो डिफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन की पोजीशन पे। जो मेनोज और ग्लूकोज है वो किस पोजीशन में डिफर कर रहे हैं, C2, तो C2 एपिमर। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर। हमने लीनियर स्ट्रक्चर देख लिया मोनोसैकेराइड्स की। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि लीनियर और साइक्लिक दोनों स्ट्रक्चर में मिलते हैं। जो साइक्लिक है, यूजुअली जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो इस फॉर्म में मिलते हैं, क्यों? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म का इन्वायरमेंट है वो रिड्यूसिंग है हमारे साइटोप्लाज्म का इन्वायरमेंट। इस वजह से क्या होता है कि ये अपने आप को किसमें, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है इन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। ओके, तो रिड्यूसिंग जो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो स्ट्रक्चर तो आपको सबकी बनानी आ गई कि OH राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड में किस में जाएगा, जो 6 कार्बन शुगर होगी उसकी थर्ड पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, थर्ड कार्बन पे। रिड्यूसिंग बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो राइट साइड वाले OH हैं वो या H हैं वो हमेशा रिंग के नीचे मिलेंगे, और जो L साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड वाले, वो रिंग के हमेशा ऊपर मिलेंगे। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, R वाले नीचे रिंग के और L वाले रिंग के ऊपर, लेफ्ट और राइट वाले, ठीक है। एक पायरेनोज फॉर्म होती है, एक फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज हम बोलते हैं 5 कार्बन वाली रिंग को, या फिर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म की वजह से ये मेनली साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो जो स्ट्रक्चर के कोई भी चीज़ या तो हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोजन राइट साइड प्रेजेंट है तो वो रिंग के नीचे वाले प्लेन में आएगी, और अगर वो उसके लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो रिंग के ऊपर वाले प्लेन में आएगी। जो रिंग है वो दो टाइप की हो सकती है, पायरेनोज या फिर फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज में 5 कंपाउंड मिलेंगे जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, और पायरेनोज में मिलेंगे 6 जिसमें 5 कार्बन होएगी और 1 ऑक्सीजन होएगी। ग्लूकोज पायरेनोज फॉर्म में होता है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पहले लीनियर बना लेते हैं। ठीक है, रिंग इसकी बनेगी पायरेनोज। पायरेनोज के लिए एक तो हम लेंगे ऑक्सीजन, बाकी होंगी इसकी कार्बन। ओके, अब देखो क्या बात हुई थी कि जो राइट साइड है यानी कि ये वाली, वो रिंग के नीचे वाले प्लेन में मिलेगी। फर्स्ट को छोड़ दो, ये बाकी लिख लो, राइट साइड वाली रिंग के नीचे वाले प्लेन में। लेफ्ट साइड वाली रिंग के ऊपर वाले प्लेन में कर दी। जो अब देखो, हमेशा अगर एल्डिहाइड शुगर है तो जो बॉन्डिंग होएगी वो होएगी सेकंड लास्ट एंड एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में। इनके बीच में बॉन्डिंग करा दो। जो ये ऑक्सीजन है इसका डबल बॉन्ड ब्रेक, इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो पहली वाली फॉर्म है ये ऐसी लिखी जाएगी फिर OH, और ये वाला कार्बन डायरेक्टली लिंक हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। फिर ये जो ऑक्सीजन है ये किससे लिंक होएगा, सेकंड लास्ट है यानी 5th कार्बन से, तो 5th कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होएगी, वो होएगी, एक तो इसके पास है H और एक है ये पूरा CH2OH। तो इस तरीके की बॉन्डिंग बनती है कि एल्डिहाइड वाले जो फर्स्ट है उसने ऑक्सीजन ने इसने अपना, सेकंड लास्ट वाले ने अपना H डोनेट कर दिया,
अपन H डोनेट करने की वजह से तो दोनों कार्बन है जो किससे लिंक हो जाएंगे, ऑक्सीजन से। तो फर्स्ट कार्बन की स्ट्रक्चर किस हिसाब से लिखी जाएगी, ये रही, एक इसके पास होगा OH और एक होगा H। और जो लास्ट कार्बन है यानी कि ये वाली कार्बन, इसके पास क्या बचा, सिर्फ एक H बचा और एक ये क्या बचा, CH2OH। तो ये हो जाएगी एक CH2OH। दोबारा ध्यान से समझो, जो अगर एल्डिहाइडिक शुगर है तो फर्स्ट एल्डिहाइड वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा, अगर कीटोनिक होगी तो कीटोन वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा। तो जो इनका डबल बॉन्ड O है वो टूट जाएगा और उसको क्या दे देगा, सेकंड लास्ट कार्बन अपना हाइड्रोजन दे देगा। इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सिल में। और जो इसका O है वो डायरेक्टली किससे लिंक हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन से और सेकेंड लास्ट कार्बन से। तो ये देखो ये O फर्स्ट कार्बन से और सेकेंड लास्ट कार्बन से लिंक है। सेकेंड लास्ट कार्बन के पास क्या बचा, ये O तो लिंकेज में चला गया, तो एक बचा H और एक बचा CH2OH। ये CH2OH ही तो है। ओके, तो फर्स्ट कार्बन पहचानने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट कार्बन वो होगी जिस जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक हो। देखो ये दो लिंक है, लेकिन उसके पास क्या है, एक तो H है और एक OH है, जो कैसे बना, जो इस ऑक्सीजन को इस सेकेंड लास्ट ने अपना हाइड्रोजन दे के बनाया। ओके, ये देखो OH एंड H। ओके, और ये सेकंड लास्ट के पास क्या होगा, CH2OH, और ये इसकी क्या बनेगी, रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 6 कार्बन यानी कि पायरेनोस। एक और बना के देखते हैं, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से बनाने आ जाएगी। 1 2, इसी हम बनाएंगे फ्रक्टोज की। 3 4 5 6 डबल बॉन्ड हो, ये इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लो ना, ये हो जाएगा CHOH। सेकंड लास्ट है उसको फैला के लिख लेना बस। ये भी है CH2OH, ये भी CHOH। ओके, ये देखो, तो अब इसमें कीटोन शुगर है तो इसमें सेकंड कार्बन रिएक्ट करेगा किसके साथ, सेकंड लास्ट के साथ। जो ये वाला ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अपना हाइड्रोजन किसे दे देगा, इस ऑक्सीजन को। तो सेकंड कार्बन के पास क्या हो जाएगा, एक CH2OH है, एक OH ग्रुप है। ओके, और ये जो ऑक्सीजन है इसने अपना S दे दिया, तो ये डायरेक्टली लिंक करवाएगा किसको, फर्स्ट को और सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट है फोर्थ वाली C, ये होगी, इसके पास बचा एक H और एक CH2OH। ठीक है, लिंकेज में हमेशा सेकंड लास्ट कार्बन इन्वॉल्व होएगी। सेकंड लास्ट कार्बन का ऑक्सीजन फर्स्ट तो एल्डिहाइड के केस में और सेकंड कीटोन के ग्रुप में क्या करेगा, दोनों को आपस में लिंक करेगा। अब इसकी देखो रिंग बनाओ, ये कितनी है, देखो ये फ्यूरान रिंग बनाई है इसने। ठीक है, OH H H OH। तो जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास क्या क्या है, एक तो OH है, एक CH2OH है। तो एक CH2OH है, एक है OH। और जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके पास क्या है, एक H है, एक CH2OH है। ठीक है, तो लास्ट कार्बन पहचानने के लिए क्या होएगा, उसके पास एक तो CH2OH होएगा एंड एक H होएगा, बोथ केसेस में, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो लास्ट कार्बन आप ऐसे पहचान सकते हो। और अगर एल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन पहचाननी है तो उसके पास एक OH होएगा और एक H, जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक होगा। ठीक है, और अगर हमें इसमें पहचानना है तो फ्यूरान रिंग में यानी कि कीटोनिक में, तो उसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो डायरेक्टली O से लिंक तो है ही, प्लस उसमें एक CH2OH ग्रुप होगा और एक OH ग्रुप होगा। ये CH2 और OH की पोजीशनिंग ऊपर या नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम एनोमस क्लासीफाई करते हैं। ये गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, फोर्थ कार्बन पे जो OH की पोजीशनिंग है वो डिफरेंट है ग्लूकोज से। अब देखो इसमें इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है हमें। एल्डिहाइड है तो फर्स्ट लो और सेकंड लास्ट यानी ये इस ऑक्सीजन के साथ इसकी जो होएगी रिएक्शन होएगी। ये O है, ये जो O है डबल बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। देखो 6 कार्बन है, एल्डिहाइड तो फ्यूरेनोज ही बनेगा, सॉरी पायरेनोज बनेगा। ऑक्सीजन, ये देखो ये वाला ऑक्सीजन है ये। अब ये इससे फर्स्ट कार्बन से डायरेक्टली लिंक हो गया। और इसने इस कार्बन को, एक तो H है इसके पास और एक क्या है
O था जिसे इसने OH में कन्वर्ट कर दिया। जो इसका ये वाला है, ये वाली स्ट्रक्चर है, इस ऑक्सीजन के कैसे रिप्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ एक तो H लिंक है और एक CH2OH लिंक है। बाकी सेम एज इट इज़ बना दो। कैसे बनानी है कि जोन सी राइट साइड है वो रिंग के नीचे, देखो फर्स्ट बन गई, सेकंड ये वाली कार्बन है, राइट साइड है तो रिंग के नीचे, लेफ्ट साइड है तो रिंग के अंदर, ये भी लेफ्ट साइड है तो रिंग के ऊपर वाले प्लेन में, अंदर या ऊपर, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। इस वे में हम इसकी किसकी स्ट्रक्चर बनाई हमने, डी गैलेक्टोज की। कितनी सिंपली बना दी। एल्डिहाइड है तो फर्स्ट की और सेकंड लास्ट की रिएक्शन करा दो, कीटोन है तो सेकंड कार्बन की और सेकंड लास्ट की रिएक्शन करा दो। जो लास्ट वाला ऑक्सीजन होएगा वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन को दे देगा, ठीक है, और वो खुद क्या बन जाएगा, एक O बन जाएगा जो कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन को लिंक कराएगा। अगर R साइड है तो रिंग के नीचे स्ट्रक्चर बना दो, अगर L साइड है तो रिंग के ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, डी गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज क्यों लिखा, सेकंड लास्ट कार्बन के जो OH है वो राइट साइड है, अगर ये लेफ्ट साइड होता तो L गैलेक्टोज। ओके, अब इसी बेस पे हम एनोमर्स बताते हैं। एनोमर्स में क्या होता है कि आपको कोई भी दो रिंग्स दी होंगी। देखो ये दो रिंग बनाई हुई है मैंने, जो ये है डी ग्लूकोज, तो आपको पता है ग्लूको पायरेनोस क्यों, क्योंकि जो ये रिंग है कौन सी फॉर्म में है, पायरेनोस फॉर्म में। ये है डी ग्लूको पायरेनोस, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर फिर भी डिफरेंट है। वो कैसे कि देखो 1 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन है, सेम 1 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन है। अब ये दोनों एनोमर्स कौन से हैं, अल्फा या बीटा, उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, एनोमरिक कार्बन्स की पोजीशन देखनी है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन की पोजीशन देखो, ये फर्स्ट और ये लास्ट। ओके, अगर जो CH2OH और OH अपोजिट प्लेन में है, देखो ये यहाँ ये ऊपर है, ये वाला नीचे है, तो ये है अल्फा। अगर CH2OH और OH क्या है, सेम प्लेन में है, तो ये है बीटा। एनोमरिक कार्बन की पोजीशन देखो, एनोमरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2OH की पोजीशनिंग देखो। अगर CH2OH एंड OH सेम प्लेन में है तो ये बीटा है, अगर ये डिफरेंट प्लेन में है तो ये अल्फा है। अब देखो इसमें CH2OH और OH अलग अलग प्लेन में है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज हुई। और ये देखो OH और CH2OH क्या है, सेम प्लेन में है, तो ये कौन सी हुई, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो अल्फा एंड बीटा दो फॉर्म होते हैं जिससे हम एनोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट और जो लास्ट कार्बन है उस पर OH और CH2OH की पोजीशनिंग चेक करनी है। अगर OH और CH2OH क्या है, सेम प्लेन में, तो वो बीटा है, अगर वो डिफरेंट प्लेन में है तो अल्फा है। जो कीटोन शुगर होती है उसमें आप जो CH2OH और CH2OH की ही पोजीशनिंग, उसमें भी आप OH और CH2OH की पोजीशनिंग ही चेक करोगे आपस में। ओके, अगर वो सेम प्लेन में आए तो आप क्या लिखोगे कि वो है बीटा। और डी फॉर्म में तो ये प्रेजेंट नेचुरली होती है, लेकिन फिर भी आपको पता करना तो आ गया कि लास्ट सेकंड कार्बन की आपको OH की पोजीशनिंग देखनी है। और ग्लूको फॉर ग्लूकोज और पायरेनोज, क्योंकि ये जो 6 कार्बन की रिंग होती है इसे बोलते हैं पायरेनोज फॉर्म। और वो 5 कार्बन की जो हमने बनाई थी ये होती है फ्यूरेनोज फॉर्म। ओके, देखो ये मैंने आपको रैंडमली कोई एक स्ट्रक्चर दे दी, तो बताओ ये बीटा फॉर्म है ये अल्फा। देखो CH2OH और OH क्या है, सेम प्लेन में है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, बीटा फॉर्म है। रिंग कौन सी है, ये फ्यूरोन है, बीटा फ्यूरेनोस। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। विल स्टडी अबाउट डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड in next part. Till then, take care, stay tuned. Thank you.